नमस्कार, खबर पर नजर के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और इस कार्यक्रम में हम दिन भर की बड़ी खबरों की बात करते हैं। ऐसी खबरें जिन्होंने दिन भर बटोरी हैं सुर्खियां और जिन खबरों के बारे में जानने समझने को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा है। तो ऐसी ही खबरों का विश्लेषण करेंगे अपने संवाददाताओं के जरिए जिन्होंने इन खबरों को फॉलो किया है। बात करेंगे गुजरात में भाजपा का राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। पीएम मोदी ने इसको संबोधित किया है। क्या कुछ है इसमें खास, इस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे दिल्ली की राजनीति की, बात करेंगे कश्मीर सिनेमा की एक नए युग की शुरुआत की और खबर क्रिकेट के मैदान से भी होगी। तो सबसे पहले बात गुजरात के गांधीनगर में हो रहे भाजपा के राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में आयोजित 2 दिवसीय भाजपा के राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन को संबोधित किया। देश भर में भाजपा शासित शहरी स्थानीय निकायों के 121 महापौर और उप महापौर 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए आजादी के अमृतकाल में आज भारत अपने शहरी बुनियादी ढांचे पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है, ये कहा प्रधानमंत्री ने। आजादी के अमृतकाल में आज भारत अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। 2014 तक हमारे देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था। आज देश में मेट्रो नेटवर्क 775 किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुका है। 1000 किलोमीटर के नए मेट्रो रूट पर आज काम चल रहा है। हमारा प्रयास है कि हमारे शहर होलिस्टिक लाइफस्टाइल का भी केंद्र बने। आज 100 से अधिक शहरों में स्मार्ट सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। इन अभियान के तहत अभी तक देश भर में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स पूरे किए जा चुके हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने शहरी गरीबों के साथ साथ मध्यम वर्ग के घर के सपने को पूरा करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि रेरा जैसे कानून बनाकर लोगों के हित सुरक्षित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में शहरी विकास का रोड मैप बनाने में इस सम्मेलन की अहम भूमिका है। आजादी के अमृतकाल में अगले 25 वर्ष के लिए भारत के शहरी विकास का एक रोड मैप बनाने में भी इस सम्मेलन की बड़ी भूमिका है। सामान्य मानवीय का जीवन का रोजमर्रा का संबंध आप ही के लोगों की जिम्मे है। हमारे देश के नागरिकों ने बहुत लंबे सर से शहरों के विकास को लेकर भाजपा पर जो विश्वास रखा है उसे निरंतर बनाए रखना, उसे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरी विकास में भाजपा के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की झलक दिखाई देती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह भाजपा का गवर्नेंस मॉडल है जो दूसरों से उसको अलग करती है। वहीं इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सत्ता एक ऐसा माध्यम है जो सेवा का रूप बन सकता है। लक्ष्य हमारा दरअसल सेवा का है। नड्डा ने कहा कि सुशासन के जरिए किस प्रकार जनता की सेवा कर सकते हैं, इसके लिए ये काम करते हैं। हम राजनीति में आए हैं तो सिर्फ गद्दी पर बैठने नहीं आए हैं, सत्ता पर बैठने नहीं आए हैं। सत्ता हमारे लिए माध्यम है, लक्ष्य हमारा सेवा है और उस सेवा के लिए हम सब कार्य में जुटे हैं। और इसलिए सुशासन के माध्यम से किस तरीके से सामान्य जन की हम सेवा कर सकते हैं और उनको लाभ पहुंचा सकते हैं, इसके लिए हम काम करते हैं। और सुशासन के विभाग जो हमें बताता है उसके माध्यम से हम उसको कार्य रूप देने का प्रयास करते हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण शर्मा जुड़े हुए हैं। अरुण,
सबसे पहले तो बताइए कितना महत्वपूर्ण है ये सम्मेलन, और साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी उसमें रही, उन्होंने टिप्स दिए, गुरुमंत्र दिए, तो कितना आत्मसात किया मेयर और डिप्टी मेयर्स ने वहां पर? देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो अप्रोच है वो बहुत ही इंटीग्रेटेड इन नेचर है। अब वो इस समय पर आजादी के अमृत महोत्सव की जब बात कर रहे हैं तो उनका फोकस इस बात पर है कि कैसे हमारे देश के हर क्षेत्र से जुड़े लोग, हर एक स्टेक होल्डर, हर व्यक्ति कैसे आजादी के अमृत महोत्सव में कंट्रीब्यूट कर सके। तो सबसे पहला जो बिग टेक अवे वो ये है कि जो मेयर्स होते हैं, जिसे आप बैकबोन कह सकते हैं शहरी विकास की, अर्बन डेवलपमेंट की यहाँ तक बात आती है, तो उस लिहाज से कैसे वो एक बड़े लक्ष्यों को तय कर सकते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव की जब हम बात कर रहे हैं कि अगले जो 25 सालों का जो लक्ष्य है उसके तहत कैसे वो अर्बन डेवलपमेंट को बहुत बेहतरी के साथ कर सके। दूसरा प्रोमिनेंट पॉइंट ये रहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा कि पिछले 8 सालों के अंदर बहुत ही मैसिव इन्वेस्टमेंट की गई है अर्बन डेवलपमेंट को लेकर के। इसमें जहां तक घरों की बात आती है, आपने रेरा का जिक्र किया, लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा का जो प्रावधान किया गया ताकि लोगों को अपना घर मिल सके। अब देखिए, पूरा एक इकोसिस्टम बनाया गया एक तरह से ईज प्रोवाइड करने के लिए जो लोग हैं उनके लिए, चाहे आप हर नल से जल की बात कर लीजिए, हर घर नल की बात कर लीजिए, या फिर आप आवास योजना की बात कर लीजिए, स्वच्छता मिशन की बात कर लीजिए। तो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में सरकार ने पिछले 8 सालों में काम किया है। अभी मेयर्स की रिस्पांसिबिलिटी रहती है कि कैसे इन जो तमाम योजनाओं को कैसे धरातल तक आगे लेकर के जाया जा सके, इसको और रिवैम्प किया सके, और इनोवेटिव आइडियाज के साथ में कैसे प्राइमरीली जनता को या जनता जनार्दन तक इसका बेहतरी के साथ फायदा हो सके, और एक इनोवेटिव अप्रोच के साथ में कैसे ये तमाम मेयर्स आपस में मंथन करें और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, जैसे एक शहर की कोई बेस्ट प्रैक्टिस है उसे कैसे दूसरे शहर में लागू किया जा सके, इस बात पर फोकस। तीसरा एक बड़ा टेक अवे वो ये रहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि पिछले कई सालों में जो विकास हुआ है उसकी वजह से जो मेट्रो सिटीज होती है, जो बड़े शहर होते हैं, उन पर दबाव ना पड़े, इसलिए सैटेलाइट सिटीज जो होती है या सैटेलाइट टाउन जिसे कहते हैं, जो कि बड़े शहर के बिल्कुल पास में होता है। जैसे अगर अहमदाबाद की बात करें तो उसके पास में गांधीनगर हो गया, या फिर साणंद हो गया, या फिर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर की जो हम बात करते हैं उसमें गुड़गांव आ गया, सोनीपत आ गया, फरीदाबाद आ गया, फॉर दैट मैटर। तो कैसे सैटेलाइट टाउन्स को डेवलप करने की जरूरत है, और जो सुविधा बड़े शहरों में देते हो कैसे मेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन जो टियर 2 या टियर 1 टाउन्स हम जिसको बोलते हैं सैटेलाइट टाउन्स बोलते हैं, यहां पर वो प्राइमरीली वो सुविधाएं पहुंच सके। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अप्रोच बहुत ही फोकस्ड था कि कैसे आजादी का अमृत महोत्सव के साथ में जो मेयर्स होते हैं, जिन्हें बैकबोन कहा जाता है, प्राइमरीली वो भी एक तरह कदम ताल कर सके, जिससे कि अर्बन प्लानिंग हो, अर्बन डेवलपमेंट का बेहतरी से इनोवेशन हो और बेस्ट प्रैक्टिसेस का आदान प्रदान हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अरुण। तो प्रधानमंत्री का बहुत ही फोकस्ड अप्रोच था, ऐसा हमारे संवाददाता अरुण ने बताया, और कहा कि किस तरह से जो अर्बन डेवलपमेंट की प्लानिंग है उसमें जो मेयर्स की जो भूमिका है, नगर निगमों की भूमिका है, उसको रेखांकित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जम्मू कश्मीर में एक नए तरह का इतिहास लिखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में पूरे 30 साल बाद एक बार फिर से आम लोग सिनेमा का लुत्फ उठा सकेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजधानी श्रीनगर में 3 स्क्रीन वाले और 520 लोगों की क्षमता वाले पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया है। इससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को दक्षिण कश्मीर के 2 जिलों पुलवामा और शोपियां में एक बहुउद्देशीय सिनेमा हॉल्स का उद्घाटन किया था। कश्मीर घाटी में 1980 के दशक के अंत तक लगभग 1 दर्जन सिनेमा हॉल्स थे, लेकिन 2 आतंकी संगठनों द्वारा सिनेमा हॉल्स मालिकों को धमकी दिए जाने के बाद उन्हें कारोबार बंद करना पड़ा। हालांकि अधिकारियों ने 1990 के दशक के अंत में कुछ थिएटर्स को फिर से खोलने का प्रयास किया, लेकिन सितंबर 1999 में लाल चौक क्षेत्र के मध्य में स्थित रीगल सिनेमा पर एक घातक ग्रेनेड हमला कर आतंकवादियों ने इस तरह के प्रयास को विफल कर दिया था। तो बेहद महत्वपूर्ण क्षण रहा, बेहद महत्वपूर्ण मौका रहा आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, श्रीनगर के लोगों के लिए। और इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कला समाज का अंग है, और यदि विज्ञान खोज के लिए लोगों को प्रेरित करता है तो कला उसकी अभिव्यक्ति है। कला को अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि विज्ञान अगर खोज है तो कला उसकी अभिव्यक्ति है। सिनेमा के इन्वेंशन के पहले दास्तान गोई किताबों के माध्यम से लोग नई नई कहानियों और नई नई जगहों के बारे में, नई संस्कृतियों के बारे में सुनते थे। ये समझना जरूरी है कि वो सिर्फ कहानियां नहीं सुनते थे, बल्कि शब्दों को सुनकर वो अपने दिमाग में एक चित्र बनाते थे, एक कल्पना करते थे, इमेजिन करते थे।
और इस मौके पर लोगों में भी खासा उत्साह देखा गया। बहुत खुशी की बात है कि आज कश्मीर में आइनॉक्स स्टार्ट हुआ। इट्स रियली एक्साइटिंग फॉर समवन लाइक मी जो एक मूवी एंथुसियास्ट है। हम मूवीज़ जब बाहर जाते थे आउटसाइड कश्मीर, तब हम एक्साइटेड होते कि आज हम वीकेंड में सिनेमा हॉल जाएंगे। कश्मीर कभी था नहीं, मेरी जो एज है ड्यूरिंग माई सिंस माई बर्थ कभी कश्मीर में सिनेमा हॉल था नहीं। तो आज यहाँ पर खाली ना कि एक सिनेमा हॉल स्टार्ट हुआ बल्कि मल्टीप्लेक्स स्टार्ट हुआ विद मल्टीपल ऑडिटोरियम्स। एक ऐसा एम्बियंस है जहाँ आप अकेले ना पूरी फैमिली को लेके आके मूवी देख सकते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत एक्साइटिंग है मेरे जैसे एक बंदे के लिए। पहली बार जम्मू कश्मीर में 32 साल लगे इस चीज़ को आने के लिए, तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ हमारी यूथ को, हमारे आने वाली जनरेशन को। आप मेरी जनरेशन जो 30 साल इससे दूर रहे, बहुत ज़रूरी है मेंटल ग्रोथ के लिए, एंटरटेनमेंट की भी। जहाँ पे बड़े बड़े लोग यहाँ पे शूटिंग करने के लिए आते थे, पर हमारे ही जम्मू कश्मीर के लोगों को पर्दे पे नहीं देख पाते थे, कनेक्ट नहीं कर पाते थे। रोज़गार का एक बहुत बड़ा ज़रिया रहेगा ये। शूटिंग भी होगी, मूवी भी यहीं दिखाई जाएगी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सलाहकार, संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं। विनोद जी, कितना बड़ा दिन आज जम्मू कश्मीर के लिए, किस तरह से इसको समझना चाहिए? निखिल, आपने बिल्कुल बहुत सही कहा है, कितना बड़ा दिन। और मैं कहूँ कि नया कश्मीर की नई कहानी है। ये नया कश्मीर की नई कहानी आप इसलिए कह सकते हैं कि आप सोच लीजिए कि एक रीजन में 32 साल के बाद लोगों को अपने घर के पास में, अपने टाउन में एक सिनेमा देखने का मौका मिलेगा। अब सोच लीजिए उस रीजन की हालत जहाँ लोग सिनेमा देखने के लिए 300-400 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करके वो आप वहाँ के जो अपने पड़ोसी राज्य हैं वहाँ जाके वो सिनेमा देख रहे होंगे। तो एक सिनेमा देखने वाला जो कश्मीर में लोग हैं, क्या वो 32 साल में ये मिलिटेंसी में, और वो जो हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट लोग थे जिन्होंने इस सिनेमा को ही अन इस्लामिक बना दिया था, और कश्मीर का जो एक परंपरा से 3 पीढ़ियों का जो एक आप समझिए कि साना बसाना था बॉलीवुड से लेके और फिल्म इंडस्ट्री से लेके, उसको एक तरह से वो छीन लिया था जी। तो देखिए, कहने में तो लोगों को लगता है कि वो सिनेमा को बंद कर दिया गया, सिनेमा हॉल बंद हो गए, लेकिन इसके आप अगर इसके बैकग्राउंड में देखें तो ये सिर्फ सिनेमा हॉल नहीं बंद हुए थे, ये कश्मीर के कम से कम हजारों लोगों के चूल्हे बंद हो गए थे जी। देखिए, आप जब कश्मीर में जाएं और अब आप जब वहाँ पुराने लोगों से बात करेंगे, चाहे वो शिकारा वाले हों, हाउस बोट वाले हों, चाहे पहलगाम के उस बाग में जाए जहाँ फिल्म के लोकेशन में शूटिंग हुआ करती थी, चाहे आप गुलमर्ग चले जाएं या आप सोनमर्ग चले जाएं, आप कश्मीर के हर लोकेशन में आप वहाँ के फिल्म को पाएंगे। और मुंबई के इंडस्ट्री में आप देखिए कि 90 के दशक के में जो भी फिल्में थी, उसके जो इम्पोर्टेंट म्यूजिक उसमें आया होगा, एक वहाँ फिल्माया होगा, म्यूजिक फिल्माया होगा, वो कश्मीर उसका बैकग्राउंड रहा होगा। अमिताभ बच्चन से लेके शम्मी कपूर से लेके शशि कपूर, ऋषि कपूर, जो इस दौर के जितने बड़े बड़े टॉप हीरो थे, जिसको आप स्टार कहते हैं, उस स्टार को बनाने में कश्मीर के वादी के वो जो लोकेशन था उसका भी एक बड़ा योगदान होता था। और उस सारे चीज़ों को आपने एक झटके में छीन लिया और आपने ये कहा कि ये फिल्म जो है अन इस्लामिक है और ये कश्मीर में नहीं चलेगा। और आपने जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बताई कि पहले तो 1-2 मालिक को टारगेट किया गया। आप देखिए, एक छोटा सा शहर है श्रीनगर, वो राजधानी है वहाँ का कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का, लेकिन अब उस छोटे से शहर में आप देखिए 19 सिनेमा हॉल थे। एक वो दौर था 19 सिनेमा हॉल और खचाखच सारे सिनेमा हॉल बड़े रहते थे। और उस दौर का वो कहानी देखिए, और 32 साल के बाद अगर ये कहानी फिर से दोहराई जा रही है तो आप कह सकते हैं कि वो जो मनोज सिन्हा ने जो बात कहा कि पीस जो है, शांति जो है, वो खरीदी नहीं जाती है, स्थापित की जाती है। और ये लोगों के साथ में जब ये लोगों के साथ संवाद करके, लोगों के प्रायोरिटी में लाके, अगर वहाँ पीस अगर प्रिवेल हुआ है, लोगों की ये उसके अपनी ज़रूरत में एक सिनेमा की ज़रूरत महसूस हुई है, तो आज सिनेमा जो है उनके घर के सामने में लगभग हर जिले में मल्टीप्लेक्स बनना शुरू हुआ है। 2-3 मल्टीप्लेक्स ने पिछले 2-3 दिन में काम करना भी शुरू कर दिया है। ये श्रीनगर का पहला सिनेमा हॉल है। निखिल, क्या संदेश देश और दुनिया को जाता है आज की इस घटनाक्रम के बाद से? देखिए, ये बड़ा संदेश है, क्योंकि हम लोग जो अब आप सोच लीजिए, ये 3 दशक की जो पीढ़ी है वो कश्मीर को सिर्फ मिलिटेंसी के रूप में जान रहे होंगे, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि कश्मीर जो है वो लिटरेचर के रूप में, फिल्म के रूप में, आर्ट के रूप में भी इस देश में उनका एक अपना काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर आप बैकग्राउंड देख लें तो निखिल, अगर थोड़ा सा और उसमें चले जाएं आप हिस्टोरिक बैकग्राउंड में, तो आप देखिए कि देश का, भारत का जो पहला इतिहास है राजतरंगिणी, वो कश्मीर से ही लिखा गया है, कल्याण की।
तो वो जगह है वो जिसको आपने एक फंडामेंटलिज्म में, आपने एक पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में आपने उसको एक हब बनाने की कोशिश की थी, एक विचारधारा थोपने की कोशिश की थी। और ये देखिए, आपको मैं बहुत एक थोड़ा सा वो आपको 2019 का एक बैकग्राउंड का ये बताता हूँ कहानी। जब ये सऊदी अरबिया में एक विंडो खोला गया था कि लोगों को, वहाँ भी इंटरटेनमेंट पे बैन था, लेकिन जब क्राउन प्रिंस ने अपना कारोबार वहाँ संभाला और वो क्राउन प्रिंस सामने में आए तो उन्होंने कई चेंज किया। तो सऊदी अरबिया में पहली बार सिनेमा के लिए लोगों का एक स्पेस दिया गया, लोग घरों में और बाहर में जाके थिएटर में भी सिनेमा देखने लगे। तो ये कश्मीर में भी इस बात की हलचल शुरू हुई कि जब सऊदी अरबिया इसको अन इस्लामिक नहीं मानता तो फिर ये कश्मीर में क्यों। और उस समय महबूबा मुफ्ती ही चीफ मिनिस्टर थी और उसने ये कोशिश की कि हम सिनेमा हॉल लेके आएंगे। और जैसा कि आप अपने रिपोर्ट में बताया, और ईगल सिनेमा जो वहाँ का सबसे पुराना सिनेमा हॉल था, जैसे वो सिनेमा खुलने की बात आई उस पर ग्रेनेड हमला कर दिया गया। उसके बाद फिर कोई वहाँ पे सिनेमा खुलने की बात नहीं हुई। और आज कश्मीर में इन्वेस्ट हो रहा है सिनेमा पे, सिनेमा हॉल पे, मल्टीप्लेक्स पे। तो ये आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो कश्मीर में एक विश्वास जगह है, लोग इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, लोग पैसा लगा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जनता जो है वहाँ के आवाम उसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कि वहाँ बिजनेस का एक बड़ा सा दायरा सिनेमा को लेकर भी बढ़ेगा। कल हो सकता है कि ये एक्टिविटीज़ बढ़ेगी तो बॉलीवुड के जो वहाँ पे पुराने जितने लोकेशन थे वहाँ लोकेशन पे लोग जाना शुरू करेंगे, फिल्म की शूटिंग बढ़ेगी। तो ये बयान जब उसके सामने में आएगा, आप कल्पना कीजिए कि कितने हजारों हजार लोग जो है सीधे रोजगार से जुड़ेंगे। सिनेमा तो किसी के लिए इंटरटेनमेंट का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन बहुत सारे परिवारों के जीवन और रोजी रोटी का भी हिस्सा ये सिनेमा हॉल बनने वाला है। निखिल, बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों के जीवन यापन का भी जरिया बनेगा ये सिनेमा। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से, और ख़ास तौर पर श्रीनगर घाटी में ये इसकी शुरुआत हुई है, एक नए युग की शुरुआत कही जाए सिनेमा के लिए जम्मू कश्मीर में तो गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विनोद जी, थैंक यू। और बात करेंगे दिल्ली के सियासत की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आज आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मालवीय नगर के नए घोटाले पर एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि आज देश के सामने आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है, जिसमें दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के अंदर एक नया उदाहरण है, जिसमें आपके नेता सोमनाथ भारती के संरक्षण में लैंड जिहादियों द्वारा पुरानी वक्फ बोर्ड को जमीन को कब्जा किया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल पर तंज कसा और कहा कि जो लोग गाड़ी बंगला नहीं लेने की बात करते थे वो चार्टर्ड प्लेन से आते जाते हैं, लेकिन दिखावे के लिए ऑटो का सहारा लेते हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने शराब नीति में बदलाव कर अपने करीबियों को फायदा पहुंचाया। जो लोग कह रहे थे कि ना हम गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना सुरक्षा लेंगे, वो चार्टर्ड प्लेन से जाकर ऑटो में बैठने का जो ड्रामा और प्रोपेगेंडा और नौटंकी कर रहे हैं, असली कहानी अब पता लग रही है कि जो शराब नीति बनाई क्यों गई है। वो इसलिए लाया गया था क्योंकि जो कमीशन बढ़ाया है 12%, उसका आधा पैसा मिले। अब पैसा वापस कैसे आए, तो इसके लिए अपने आम आदमी पार्टी के कुछ खास लोगों को, जो इनके केजरीवाल जी के खास हैं, सिसोदिया जी के खास हैं, इनके विधायकों के जो कुछ खास लोग हैं, उनको वहां पर पार्टनर बनाया गया। और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एक दिन अरविंद केजरीवाल जब कोई बयान देते हैं तब उसका वजन नहीं होता, क्योंकि उनके बयानों में ईमानदारी और पारदर्शिता नहीं होती। उन्होंने कहा कि लेकिन भाजपा जब बयान देती है तो केजरीवाल निरुत्तर हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जब कोई बयान देते हैं, हालांकि संवैधानिक पद पे है, उसमें वजन नहीं होता है क्योंकि ईमानदारी नहीं होती, तथ्य नहीं होते, प्रमाण नहीं होता। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कोई बात रखती है तो वो ठोक के रखती है, प्रमाण के साथ रखती है, और ऐसे रखती है कि अरविंद केजरीवाल जी निरुत्तर हो जाए, एक प्रश्न का उत्तर नहीं देते। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आदेश गुप्ता की बात कर ले। दरअसल बीजेपी एक के बाद एक जिसको कहते हैं नित नए खुलासे भी कर रही है और हमलावर भी है, आरोप भी लगा रही है। अब सोमनाथ भारती पर लैंड जिहादियों का साथ देने की बात कही है, वर्ड जो है यूज किया है लैंड जिहादी। किस तरह से इसको देखते हैं, क्या जानकारी देंगे?
ये देखिए, मालवीय नगर में बीजेपी का ये आरोप है कि दरअसल मालवीय नगर में जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन थी, जो कब्रिस्तान के लिए थी, उस पर एक तरह से कब्जा करके बिल्डिंग बनाई गई और अब जो एक पार्क की ज़मीन है, उस पार्क की ज़मीन पर कब्रिस्तान बनाने की तैयारी की जा रही है, उस पर कब्रिस्तान बनाने की ओर आगे बढ़ा जा रहा है सोमनाथ भारती के एक तरह से करीबियों के द्वारा। और ये एक लैंड जिहाद का नाम बीजेपी दे रही है कि किस तरह से वक्फ की ज़मीन का दुरुपयोग किया गया, उस पर बिल्डिंगें खड़ी की गई और अब पार्क की ज़मीन पर कब्जा करने की तैयारी है, वहाँ पर कब्रिस्तान बनाने की तैयारी है, जहाँ पर हरा भरा इलाका, उसमें वहाँ के स्थानीय लोग पार्क में जाते हैं, घूमते हैं। तो ये बीजेपी का आरोप है कि किस तरह से इस ज़मीनें हड़पने का काम अरविंद केजरीवाल के जो करीबी लोग हैं, जो उनके विधायक हैं, चहेते विधायक, उनके करीबियों द्वारा किया जा रहा है। तो ये एक आरोप आज हमने देखा दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाया और तमाम वो खसरा खितौनी दिखाया और तथ्यों को सामने रखा कि किस तरह से एक पार्क की ज़मीन पर कब्जा करके वहाँ कब्रिस्तान बनाने की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है, जबकि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन थी, जहाँ पर कब्रिस्तान होना चाहिए, उस ज़मीन पर गौरव भाटिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या आशय है उसका? जी, गौरव भाटिया ने आज एक खुलासा किया कि किस तरह से एक करीबी हैं, जो आज फोटो में काफ़ी करीबी नज़र आते हैं अरविंद केजरीवाल के, सौरभ भारद्वाज के, और ये जो शराब का ठेका दिया गया था KS लांबा, करणजीत सिंह का नाम लिया गया, उनकी फ़ोटो जारी की कि किस तरह से वो केजरीवाल के साथ गलबैया करते नज़र आ रहे हैं, सौरभ भारद्वाज के करीबी हैं और वो उनको फ़ायदा दिया गया शराब के ठेके में। दरअसल बीजेपी ये बता रही है कि शराब के जो आबकारी नीति है, उसमें ठेका अरविंद केजरीवाल, उनके नेताओं और उनके विधायकों के करीबियों को दिया गया और उसमें मोटा माल, मोटा कमीशन लिया गया और वो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की जानकारी में ये सब हुआ। तो ये एक आरोप हम देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार आबकारी नीति को लेकर जो वापस ली गई CBI जांच की सिफारिश के बाद, और CBI उस पर जांच कर रही है, जिसके आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, जो शराब मंत्रालय भी देख रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी नए नए तथ्यों को सामने ला रही है कि किस तरह से इस पूरी आबकारी नीति में घोटाला हुआ था, पैसे का लेन देन हुआ था, केजरीवाल के करीबियों और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी नेताओं के करीबियों को फायदा पहुंचाया गया था पैसा लेकर। जी, निश्चित तौर पर तो लगातार बीजेपी हमलावर है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र मिश्रा। और अब बात करेंगे क्रिकेट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज आज से शुरू होगी। इस सीरीज का पहला मुकाबला मोहाली में खेला जाएगा। ये सीरीज अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के मद्देनजर दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मंगलवार को जब पहले T20 मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेंगी, तो दोनों की नजरें आगामी T20 विश्व कप से पहले अपनी तैयारियों को परखने की होगी। भारतीय टीम भले ही विश्व की शीर्ष वरीयता प्राप्त टीम हो, लेकिन हाल ही में एशिया कप के फाइनल नहीं पहुंच पाने से काफी निराश होगी। हालांकि टीम के प्रमुख बल्लेबाज विराट कोहली की फॉर्म में वापसी ने टीम इंडिया का मनोबल काफी बढ़ा दिया है। इस मैच में भी सभी की निगाहें विराट कोहली के प्रदर्शन पर होंगी, जो कि पिछले T20 में शतक लगाकर ये मैच खेलने उतरेंगे। कोहली ने एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ सुपर 4 के मैच में नाबाद 122 रनों की पारी खेली थी। अब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बड़ा स्कोर करना चाहेंगे। दूसरी तरफ सलामी बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा और KL राहुल पारी की शुरुआत करते दिखाई देंगे। भारतीय बल्लेबाजी क्रम में चोटी के 4 बल्लेबाज तय हैं। सूर्य कुमार यादव के रूप में भारत के पास एक ऐसा बल्लेबाज है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। प्लेइंग 11 में विकेटकीपर के रूप में ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक में किसी एक को चुनना रोहित शर्मा के लिए सबसे बड़ी परेशानी होगी। ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या का खेलना तय है। वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह की वापसी से टीम काफी मजबूत हुई है। वहीं एशिया कप में शानदार गेंदबाजी करने वाले भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर टीम के प्रमुख गेंदबाज होंगे। स्पिन विभाग में आर अश्विन, युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल में किसे प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ बात अगर मेहमान टीम की करें, तो रोहित शर्मा एंड कंपनी भी जानती है कि इस फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया कितनी मजबूत है। बीते साल ऑस्ट्रेलिया ने UAE में T20 विश्व कप अपने नाम किया था। वहीं हाल ही में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीती है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज जीतना आसान नहीं होने वाली। स्टार सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को वर्कलोड मैनेज करने के लिए आराम दिया गया है। कैमरन ग्रीन को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया है।
वार्नर के अलावा मिचेल स्टार्क, मिशेल मार्श और मार्कस स्टोइनिस टीम का हिस्सा नहीं होंगे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियाई टीम थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। कप्तान आरन फिंच के अलावा स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल टीम के प्रमुख बल्लेबाज होंगे। वहीं गेंदबाजी में जॉश हेजलवुड और एडम जाम्पा टीम इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। बात अगर आंकड़ों की करें तो मोहाली में टीम इंडिया कभी हारी नहीं है। T20 में भारत और ऑस्ट्रेलिया 23वीं बार आमने सामने होंगे। इससे पहले हुए मुकाबलों में 13 बार भारत और 9 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है। एशिया कप हो या फिर पिछला वर्ल्ड कप, टॉस हर मैच आसान हो जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, TT न्यूज। और हमारे सहयोगी संवाददाता गौरव इस वक्त इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, कहते हैं कि क्रिकेट जो है वो महान अनिश्चितताओं का खेल है। फिर भी ये एक बात जानने की उत्सुकता होती है कि कौन सी टीम भारी पड़ सकती है और भारत के नज़रिए से अगर देखा जाए तो कितनी महत्वपूर्ण है ये सीरीज़? देखिए, दोनों ही टीमों के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि अब वर्ल्ड कप को केवल अब 1 महीने से भी कहना चाहिए कि कम समय रह गया है। ऐसे में जब ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ खेली जा रही है तो दोनों ही टीमों के लिए कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और दोनों ही टीमें ये चाहेंगी कि यहाँ से अपनी जो कमियाँ हैं उनको दूर किया जाए और जो अपने स्ट्रॉन्ग पहलूज़ हैं उनको और भी ज़्यादा मजबूती के साथ सामने रखा जाए। फिर दूसरी बात ये होती है कि प्लेइंग 11 को अपने टटोलने की कहीं ना कहीं एक कोशिश होगी, एक ठोस जो प्लेइंग 11 है उसको कहीं ना कहीं रूप देने की कोशिश होगी, ताकि वर्ल्ड कप से पहले एक जो आकार है वो मिल सके कि ये एक प्लेइंग 11 जो है वो बिल्कुल सूटेबल होगा इन कंडीशंस के बीच में। तो इन सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं ये सीरीज़ जो होगी वो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगी। और जहाँ तक आपने पल्ला भारी की बात की, तो अगर वैसे आप जब आप अपने होम कंडीशंस के बीच में खेलते हैं तो जो होम टीम होती है उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। साथ ही साथ हमने देखा है कि मोहाली में टीम इंडिया का जो रिकॉर्ड है वो बेहद शानदार रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक बात और ध्यान रखना होगा कि टीम इंडिया को जिस तरह से एशिया कप में T20 का जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा टीम का, वो बहुत कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, क्योंकि आपने 180 से ज़्यादा का स्कोर जरूर किया लेकिन उसके बाद भी आप उस टोटल को जो है वो सेव नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें टीम को अपनी पिछली जो कमियां हैं उनको तो दूर करना ही करना है, साथ ही साथ एक अपनी जो एक प्लेइंग 11 के बीच में जो एक सामंजस्य बैठाना है उसको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा था कि चाहे आपका टॉप ऑर्डर हो, चाहे आपके बॉलर्स को लेकर के बातें हों या फिर मिडिल ऑर्डर को लेकर के हो, उसमें कहीं ना कहीं एक कशमकश था। उसमें जो एक स्थिति जो एक मतलब बन के निकल कर सामने आनी चाहिए, उससे आप जो थे वो दूर कहीं जा रहे थे। तो ये एक सीरीज है जहां पर निश्चित रूप से रोहित शर्मा और जो टीम मैनेजमेंट है वो ये चाहेगा कि ये एक फाइनल रूप जो है वो इस सीरीज में दिया जाए। जी, निश्चित तौर पर कई सारी जिसको कहते हैं अग्नि परीक्षा भी होगी टीम इंडिया की, और साथ ही साथ आपस में सामंजस्य भी दिखाना होगा और एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिल सकता है, यही उम्मीद की जा रही। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए गौरव। तो खबर पर नजर के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।